चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगला टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ मास। ये चैप्टर क्लास 11th के बड़े टॉपिक्स में से एक है। अगर हम सही कहें तो क्लास 11th के टॉपिक्स में से अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास, आरबीडी, ये दोनों बड़े टॉपिक हैं। इसमें से सेंटर ऑफ मास में ऐसा मान सकते हो कि है ना, हमने अब तक मैकेनिक्स के अंदर जितनी बातें सीखी हैं उन सब का अच्छा खासा एप्लीकेशन तो होगा ही होगा, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो हम नए सीखेंगे। तो नई चीज़ें जो सीख रहे हैं वो, प्लस हमने जो पहले से सीख रखा उन सब का एक तरीके से प्रॉपर एप्लीकेशन अब होने वाला है। मैं एक बात और कहूँगा कि सेंटर ऑफ मास का जो थोड़ा चैप्टर का वेटेज है वो अच्छा खासा रहता है, चाहे जेई मेन हो चाहे IIT जेई एडवांस्ड हो। जेई मेन में रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन पूछते हैं। इस साल भी जितने सवाल पूछे थोड़े से आसान सवाल ही पूछे, मोर और लेस वही सवाल थे जो अपन बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। हाँ, IIT जेई एडवांस का सवाल करने के लिए ऑब्वियस बात है कि हमें थोड़ा बहुत और गहराई से बातों को जानने की ज़रूरत पड़ती है। मैं कोशिश यही करूँगा कि क्लास के अंदर हम एग्जैक्टली डेप्थ तक सारी की सारी बातें जानें। जेई मेन के अंदर तो आप मान के चल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड और सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उनसे ही जेई मेन के सारे सवाल बड़े आराम से सेंटर ऑफ मास चैप्टर के तो हो सकते हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, क्लास 11th के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हमारा सही सेंटर ऑफ मास टॉपिक है, और इसका सवाल आप जेई मेन और IIT जेई एडवांस दोनों के अंदर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जेई मेन का सवाल रिलेटिवली ईजियर और IIT जेई एडवांस का ऑफकोर्स सवाल थोड़ा सा टफर साइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन दोनों सवाल डुएबल होंगे, चाहे जेई मेन का हो चाहे IIT जेई एडवांस का होगा, डुएबल होंगे। ऐसा हो सकता है कि हम उन सवालों को बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इस चैप्टर के सवाल को ज़्यादा आसान तरीके से कर पाए। ठीक है, चलिए मेन मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहली बात तो बेटा, चैप्टर का नाम जैसे मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ मास, हम इसको अक्सर COM भी लिखते हैं। बेटा सेंटर की स्पेलिंग के अंदर कई बार बेटा CENTRE भी लिखा रहता है, बस वो US इंग्लिश और UK इंग्लिश वाला ही अंतर है, कोई कॉन्सेप्चुअल अंतर नहीं है। अभी तक हम है ना अक्सर बॉडीज़ को, जितने भी हमने सवाल किए, हमने अक्सर बॉडीज़ को पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया है। कई बार हो सकता है कि आपके पास कोई बॉडी बड़ी हो। जब आपके पास कोई बॉडी बड़ी होगी उस केस के अंदर उस बॉडी का एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर लार्जर बॉडी एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कहूं कि ऐसी लार्ज बॉडी जिसको मैं एक पॉइंट से रिप्लेस करूं तो दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट बिल्कुल वैसे मूव करेगा जैसे सारा का सारा मास अगर उस पॉइंट पर ला दिया जाए और उस पॉइंट पर अगर फोर्स लगा दिया जाए तो वो पॉइंट बिल्कुल वैसा ट्रांसलेशनल मोशन करेगा जैसा पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही थी। आप समझ, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहो तो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज बॉडी, किसी बड़ी बॉडी को अगर मैं पॉइंट की तरह अगर रिप्रेजेंट करूं तो दैट पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। एक दो बार इन बातों को लिखिए, फिर आगे धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहली बात बेटा, पॉइंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। सामान्य शब्दों में पूरी कोई बड़ी बॉडी है तो उसको अगर मैं से पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसको मैं सेंटर ऑफ मास कहूंगा। चलो मैं एक तरह से इस बात को और बोलता हूं। बड़ी बॉडी है, उसको मैं एक ऐसे पॉइंट से रिप्लेस कर दूं कि उस पॉइंट पर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं या उस पॉइंट पर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन और उस पॉइंट का ट्रांसलेशन मोशन एग्जैक्टली सेम होगा। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन। आपके पास कोई बड़ी बॉडी है, इस पर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं या फिर इस बड़ी बॉडी पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट पर ही एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं और इस पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन और इस पूरी की पूरी बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन एग्जैक्टली एक जैसा हो तो मैं कहूंगा कि दिस पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। चलिए बेटा इस बात को लिखते हैं। इफ एक्सटर्नल फोर्स is acting at center of mass, comma, it will have same translational motion
बेटा ट्रांसलेशनल मोशन मतलब बिना रोटेशन वाला, सीधा स्ट्रेट लाइन वगैरह पे जाना, ठीक। विल हैव सेम ट्रांसले मतलब रोटेशन नहीं होना चाहिए, विल हैव सेम ट्रांसलेशनल मोशन एज दैट ऑफ द एंटायर लार्ज बॉडी। ये जो बड़ी बॉडी है इसका ट्रांसलेशनल मोशन और उस पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन, बट ट्रांसलेशनल मोशन मतलब मैंने रोटेशनल मोशन को एक बार के लिए अवॉइड कर दिया है। If F external is acting at center of mass, it will have same translational motion. Translational motion लिखना बेटा। When I say same translational motion मतलब उसका center of mass का acceleration, उस point का acceleration और पूरी body का acceleration, translational acceleration exactly same होगा। जैसे मैं एक example के लिए एक बात कहूँ, सुनना बेटा। मान लो कि मैंने इस डस्टर को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऐसे घूमते घूमते। अब जब ये डस्टर बिल्कुल ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर वापस नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो इसके जितने भी पॉइंट थे उन सबका मोशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। यूं 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 करते हुए मोशन था। लेकिन उस पूरे के पूरे डस्टर के अंदर एक ऐसा पॉइंट भी होगा जिसका मोशन क्या होगा कि वो सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आया। उसका मोशन बिल्कुल ऐसे अंडर ग्रेविटी में स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन हुआ है। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डस्टर। मैं एक एग्जांपल और लूं, मैं इस डस्टर को मान लीजिए बेटा ऐसे फेंक देता हूं। अगेन अगर मैं देखूंगा तो मोस्टली पॉइंट्स का जो मोशन है वो काफी हद तक ऐसा रहा है, लेकिन अगेन इस डस्टर के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जो पॉइंट का मोशन बिल्कुल ऐसे पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पर है और उसका मोशन बिल्कुल वैसे जैसे ओब्लिकली किसी पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी फेंक दिया जाता है और पार्टिकल 2 डायमेंशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए या फिर पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स मूव करते हुए मूव करता है। दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डस्टर। बाकी सब पॉइंट्स का मोशन बड़ा ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका मोशन काफी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे किसी पॉइंट को अगर इस तरह से फेंक दिया जाए तो उसका मोशन होगा, एंड दैट इज ऑफ कोर्स पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डस्टर। आई होप यू गेट द पॉइंट। एक बात और बेटा, ये जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है ये रियल में भी एक पॉइंट हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, मतलब वहां पर एक्चुअल में मास हो भी सकता है और एक्चुअल में मास ना हो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बेटा एक बात लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास can be real और virtual। When I say virtual, I mean that कि उस पॉइंट पर हो सकता है कि एक्चुअल में कोई मास ना पड़ा हो। जब भी कोई बॉडी बड़ी होगी तो उस बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज करने के लिए, रोटेशनल नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज करने के लिए पूरी की पूरी बॉडी को हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पड़ा हुआ मान लेंगे। जिस पॉइंट पर हम पड़ा हुआ मानेंगे दैट पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। बड़ा लिखना, to study translational motion of a large body, comma, we can assume its entire mass to be concentrated at a single point, कॉमा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, नॉन एज सेंटर ऑफ मास। बेटा बार बार मैं ना सेंटर ऑफ मास को COM लिख रहा हूं, आई होप चलेगा आपको बेटा, हल्का फुल्का तो मन में बैठ ही चुका है कि COM मीन सेंटर ऑफ मास। फेयर एनफ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक पहली फिजिकल टर्म जो बड़ा हम यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज मास मोमेंट। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं बेटा, दैट इज मास मोमेंट। सुनिए बेटा, आराम से इत्मीनान से बेटा बातें सुनिएगा। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है बेटा, ये एक एक्सेस, ये बड़ा दूसरी एक्सेस, आपके पास ये रहा कोई ना कोई ओरिजिन, और आपके पास कोई पार्टिकल है वो यहां कहीं है। आपके पास कोई पार्टिकल है m मास का,
वो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहां कहीं है आर वेक्टर पे। आर वेक्टर क्या है? उस पार्टिकल की पोजीशन। तो हम डिफाइन करते हैं कि इस पार्टिकल का मास मोमेंट इज सिंपली डिफाइंड एज मास इनटू आर वेक्टर। मास मोमेंट इज सिंपली डिफाइंड एज मास इनटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। मास क्या है? सॉरी, एम क्या है? ऑफ कोर्स मास। ये हो गया हमारा मास मोमेंट। कोई भी अगर हमसे मास मोमेंट पूछे, हम सीधा बोल सकते हैं कि मास मोमेंट इज सिंपली एम इनटू आर वेक्टर। बस, बहुत है। मैं फिर से बोल दूं, एम इज ऑफ कोर्स मास एंड आर वेक्टर इज ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर। यहां से आपको मास मोमेंट के बारे में कोई भी बात समझ में आई हो, वो सारी की सारी आप लिख सकते हो। मुझे जो समझ में आ रही है मैं लिख रहा हूं। बेटा सबसे पहली बात, ये वेक्टर है या स्केलर है? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स ये तो वेक्टर है। बेटा वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? तो मैं ये कहूंगा कि मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मास कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो जिस तरफ आपका आर वेक्टर है उसी तरफ, जिस तरफ आपका आर वेक्टर है उस तरफ आपका मास मोमेंट होगा। तो आप कह सकते हो कि इट इज ऑलवेज अलोंग पोजीशन वेक्टर। जिस तरफ पोजीशन वेक्टर होगा उसी तरफ होगा। अगला पॉइंट कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूं। यूनिट क्या होगी? बेटा यूनिट मेरे ख्याल से तो आपको नजर आ गया होगी, दैट इज ऑफ कोर्स केजी इनटू मीटर। मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी? बेटा मास के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल एम, पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं एल। तो ऑफ कोर्स इट इज एम इनटू एल। इतनी सारी बातें बेटा काफ़ी हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। दिस इज द मास मोमेंट। कभी काम आ सकते बेटा, मास मोमेंट हमें टर्म जाननी जरूरी थी। ठीक है बच्चों, ये हमारा मास मोमेंट। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, COM। बेटा COM मतलब सेंटर ऑफ मास। बेटा आप अपने नोट्स के अंदर भी COM लिख सकते हो, पूरा सेंटर ऑफ मास लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन डिस्क्रीट पॉइंट मासेस या पार्टिकल्स। बेटा एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स है। बेटा पार्टिकल्स मान लीजिए, ये बेटा उनको पॉइंट मासेस बोल दीजिए, एक ही बात है। इनका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? सुनना बच्चों, आराम से इत्मीनान से बढ़िया सुनना। ये बेटा मान लीजिए आपके पास एक्सेस वगैरह दे रखी है और आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं। बेटा एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल बेटा यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है। खूब सारे पार्टिकल्स हैं, इधर उधर हैं। ठीक, हाँ, जैसे मान लीजिए पहला वाला पार्टिकल यहां पर है जिसका मास है m1 और इसकी पोजीशन वेक्टर है r1। दूसरा पार्टिकल यहाँ कहीं है, लेट से इसका मास है m2 और इसकी पोजीशन वेक्टर है r2। तीसरा वाला पार्टिकल यहाँ कहीं है जिसका मास है m3 और इसकी पोजीशन वेक्टर है r3। चौथा वाला पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास है m4, इसका पोजीशन वेक्टर है r4। nth, ऐसे खूब सारे पार्टिकल हैं। मान लो बेटा nth पार्टिकल यहाँ कहीं जिसका मास है mn और इसकी पोजीशन है rn। तो हमें सवाल के अंदर बता रखा है कि सवाल नहीं बेटा, हमें बता रखा है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालनी हो तो इट इज सिंपली m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस 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 nth पार्टिकल का मास, उसकी पोजीशन rn डिवाइडेड बाई सारा का सारा मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 mn। सिंपल। ऊपर तो सारे के सारे मास मोमेंट्स को ऐड कर दिया और नीचे सारे के सारे अपने मासेस को ऐड कर दिया। तो आप ऐसे कह सकते हो कि समेशन ऑफ मास मोमेंट्स divided by summation of masses। समेशन ऑफ मासेस, बिल्कुल सिंपल। तो आप कह सकते हो कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सिंपली
समेशन ऑफ MI RI, फिर I वेरीज फ्रॉम बेटा पहले पार्टिकल से लेके nth पार्टिकल तक डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा मास, तो सारे के सारे मासेस को ऐड कर देंगे, फिर I वेरीज फ्रॉम O1 टू N। ये बड़ा एक तरह से हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सी बड़ा बात थी, आसान सी बात थी। आगे चलते हैं बेटा। हालांकि इन पोजीशंस के अंदर बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट सारे आएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हम अलग निकाल सकते हैं, वाई अलग निकाल सकते हैं, जेड अलग निकाल सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा m1 x1 प्लस m2 x2। बेटा ये x1 क्या है, m1 मास के पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू m2 x2 प्लस प्लस mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m। इसी तरह से आप ये जो पोजीशन बेटा इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों होंगे। जे कैप वाले को अलग निकालोगे तो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे z कोऑर्डिनेट भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। आई रियली होप बेटा बात समझ में आपको आ गई होगी। मैं अगले पेज पे बेटा एक सवाल करके आपको दिखाता हूँ। मैं बेटा आपको एक छोटा सा सवाल करके दिखाता हूँ। लेट्स से बेटा दिस इज x एक्सिस, बेटा दिस इज y एक्सिस। कुछ मासेस है बेटा, देखना कैसे कैसे। 1 ग्राम का पार्टिकल यहां कहीं है, 2 ग्राम का पार्टिकल यहां कहीं है, 4,0 पर बेटा ये मीटर में है, y भी मीटर में है। थ्री ग्राम का पार्टिकल बेटा यहां कहीं है 0,3 पे, और एक 4 ग्राम का पार्टिकल बेटा यहां कहीं है 4,3 पे। 4 पार्टिकल हैं, ये पूरा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम का, सिस्टम मींस द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हैविंग 4 पार्टिकल्स। इन चारों पार्टिकल्स का मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो सवाल बेटा बहुत ही सिंपल सा है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल निकालेंगे। सामान्य शब्द में कहूं कि बेटा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सिंपली m1 r1 1 ग्राम इंटू उसकी पोजीशन। बेटा तो ओरिजिन पे है तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप ऐसे लिख दो, प्लस 2 ग्राम, और बेटा जगह कम पड़ जाएगी यहां पर, तो नीचे लिख देता हूं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 तो 1 ग्राम इंटू उसकी पोजीशन। बेटा तो ओरिजिन पे है तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप। 2 ग्राम, बेटा ये i कैप j कैप जो है ये मीटर में है, ठीक है, इंटू r2 मतलब बेटा इसकी पोजीशन दैट इज 4 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 ग्राम्स इंटू इसकी पोजीशन बेटा दैट इज 0 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 ग्राम, और उसकी पोजीशन बेटा देख ही पा रहे हो दैट इज 4 i कैप प्लस 3 j कैप। आखिर में ना मीटर लगा दिया मैंने। बेटा मीटर किस, ये सारे कोऑर्डिनेट बेटा मीटर में थे इसलिए, डिवाइड बाय सारा मास इज बेटा ऑफ कोर्स 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम प्लस 3 ग्राम
प्लस 4 ग्राम। बेटा एक ग्राम से बड़ा ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, 8 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 12 आई कैप सॉरी प्लस 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप डिवाइडेड बाई बेटा 4 2 6 10। ये आंसर आना चाहिए बेटा आपका। आंसर आना चाहिए बेटा 2.4 आई कैप प्लस बेटा 12 प्लस 2.1 जे कैप, 2.4 आई कैप प्लस 2.1 जे कैप, 2.4 आई कैप प्लस 2.1 जे कैप। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को। सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, देखते हैं बेटा। ये बेटा अगर 4 है तो बेटा ये 2, ये सेंटर अगर 3 है तो बेटा दिस इज 2,1.5। सेंटर मास यहाँ नहीं है, 2 से तो इधर 2.4 तो बेटा यहाँ कहीं, एंड 2.1 बेटा यहाँ, ऐसे यहाँ कहीं बेटा आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यहाँ कहीं बेटा आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट बेटा सेंटर ऑफ मास के, 2.4, 2.1 मीटर में। ये आपका आंसर है। सर यहाँ पर कोई एक्चुअल में मास पड़ा है क्या? नहीं बेटा, एक्चुअल में नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बस एक तरह से इमेजिनरी पॉइंट या वर्चुअल पॉइंट आप मान सकते हो। कोई बच्चा कहता है सर मैं आई कैप वालों को अलग लिख लूँ, जे कैप वालों को अलग लिख लूँ, बड़ा बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1x1 1 ग्राम इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, 2 ग्राम इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, 3 ग्राम इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 4 ग्राम इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय सारा का सारा मास। बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ऊपर मीटर बच गया। दैट इज बेटा 4 दूनी 8 और 16 बेटा कितना हो गया 24 डिवाइड बाय 10 बेटा दैट कम्स आउट टू 2.4 मीटर बेटा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। यहाँ बेटा हमने आई कैप जे कैप एक साथ लिख दिया। कोई बच्चा बोलता है जे कैप अलग से लिख लूँ, हाँ बेटा लिख ले। जे कैप अगर अलग से लिखेगा तो तेरे पास एक अलग से फॉर्मूला है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, क्या फॉर्मूला बेटा, m1y1, 1 ग्राम का वाई कोऑर्डिनेट तो 0, 2 ग्राम का वाई कोऑर्डिनेट भी 0, 3 ग्राम का वाई कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 3 और 4 ग्राम का मुझे वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 डिवाइड बाय सारा का सारा मास बेटा वो कितना है 10 ग्राम। ग्राम ग्राम बड़ा क्या हो गया कैंसिल, अगेन मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। और आप कह सकते हो कि सर 9 + 12 21, 21 बटे 10 इज ऑफ कोर्स 2.1, सो दिस इज योर 2.1 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये रहा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये रहा। सिंपल सिंपल, समझिए बेटा इस बात को। ऐसे करना चाहो बेटा यूं कर लो, और आई कैप जे कैप में करना चाहो बेटा यूं कर लो, मर्जी आपकी। कल को बेटा अगर मान लो जेड कोऑर्डिनेट भी दे रखा होगा हम तब भी सवाल कर लेंगे, हमें इसमें कोई खास इतना इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस। हालांकि जब हम n मासेस का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं तो 2 पॉइंट का सेंटर ऑफ मास हमारे लिए कहाँ कोई बहुत बड़ा इशू है। बस ये ज़रूर है कि हाँ यार इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे काफ़ी काम का होगा। चलिए बच्चों सोचते हैं। सिचुएशन आपके पास ऐसी है, लेट्स से बेटा ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और 2 पार्टिकल हैं, पॉइंट मासेस है। एक तो ओरिजिन पर ही पड़ा है जिसका मास m1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा लेट से 0,0 ओरिजिन पे है तो यही होंगे। इस पार्टिकल से कुछ दूरी पर दूसरा पार्टिकल है, d डिस्टेंस दूर दूसरा पार्टिकल है
जिसका मास है लेट से m2। अगर d डिस्टेंस की दूरी पर है, x एक्सिस पर ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स मेरे पास आ जाएंगे d, 0। मुझे निकालना है पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। अभी निकालते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो मैं बड़े आराम से कहूंगा पहले वाला मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा वाला मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय ऑफ कोर्स टोटल मास। तो x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास बड़े प्यार से आ गया है m2d अपॉन m1 प्लस m2। This is the x coordinate of center of mass. It makes sense? What is y coordinate of center of mass? Y coordinate of center of mass will be even more easier. Y coordinate of center of mass will be m1 mass multiplied by uska y coordinate, m2 mass multiplied by uska y coordinate divided by m1 plus m2. So y coordinate of center of mass comes out to be 0. Y coordinate of center of mass comes out to be 0. It obviously means that कि center of mass जो वो x एक्सिस पर ही लाई करेगा। दोनों पार्टिकल्स अगर x एक्सिस पे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पर ही लाई करेगा, ना तो इसके ऊपर ना बेटा इसके नीचे। और कहां लाई करेगा? x कोऑर्डिनेट आ रहा है m2d अपॉन m1 प्लस m2। ये ले बेटा, यहां कहीं मैं सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम मुझे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? m2d अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा 0। क्या यहां पर एक्चुअल में कोई पार्टिकल पड़ा है क्या? नहीं, यहां पर कोई एक्चुअल में पार्टिकल पड़ा नहीं है। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि जहां पर आप सेंटर ऑफ मास मान रहे हो वहां पर एक्चुअल में कोई मास पड़ा, ऐसा मस्ट नहीं है। ये एक तरह से मैथमेटिकल टर्म्स आता है फिलहाल। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये m1 के पार्टिकल से कुछ दूरी पर है, लेट से x1। ये x1 तो सोचना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये 0,0 और ये m2d अपॉन m1 प्लस m2, 0। तो ये डिस्टेंस बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगी, यही आ जाएगी, दैट इज m2d अपॉन m1 प्लस m2। इस पॉइंट के डिस्टेंस m2 से कितनी है? सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस m2 से कितनी है? अगर मुझे ये निकालनी होगी तो इस d डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दूंगा, तो दैट विल बी d माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की m2 से जो डिस्टेंस है, जैसे मैं एक बार के लिए x2 लिख देता हूं, इसकी वैल्यू आगे माइनस करना आ जाएगी m1d अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर मुझे 2-3 खास बातें पता लगी, बट एक चीज देखना, x1 अपॉन x2। x1 क्या है? m1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है। x2 क्या है? m2 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है। पहली बात तो अगर एक मास m1 है और एक मास m2 है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो दोनों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा, ना इधर ना इधर, ना लाइन के ऊपर ना लाइन के नीचे, लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा। कहां लाई करेगा बेटा? लेट से यहां कहीं लाई करेगा। m1 से दूरी है इसको x1 बोल दिया, m2 से जो दूरी है मैंने उसको x2 बोल दिया है। और ये जो x1 और x2 की जो वैल्यूज हैं उनको अगर देखना चाहो तो x1 अपॉन x2 डिवाइड करना, तो दैट कम्स आउट टू बी m2 अपॉन m1। इसका मतलब x1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। मतलब m1 जितना छोटा होगा x1 उतना बड़ा होगा, या फिर m1 जितना बड़ा होगा x1 उतना छोटा होगा। मतलब ये वाला मास जितना बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास उसके उतने ही नजदीक होगा। इसी तरह से x2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। वही हल बड़ा यहां पर है, ये m2 जितना बड़ा होगा ये x2 उतना ही छोटा होगा। मतलब सेंटर मास किसके नजदीक होगा? बाहरी वाली ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। दोनों मास अगर बराबर हुए तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा। x1 अपॉन x2 इज m2 अपॉन m1। m2 और m1 अगर बराबर तो x1 x2 बराबर है। लेकिन अगर एक मास बड़ा हुआ और एक मास अगर छोटा हुआ तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन सेगमेंट पर तो लाई करेगा, लेकिन जो भारी वाली ऑब्जेक्ट होगी जिसका मास ज्यादा है उसकी तरफ ज्यादा होगा। तो बड़ा यहां पर मेरे पास 2-4 खास बातें हैं। पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास will lie on the line segment
joining the 2 point masses, जो 2 पॉइंट मासेस हैं उनको जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा। अच्छी बात है बेटा, लाइन सेगमेंट पर तो लाई करेगा। कहां पर से होगा सेंटर ऑफ मास? भारी वाले के नजदीक, लाइटर वन से दूर। सेंटर ऑफ मास will be nearer to heavier object and farther from the lighter object। जो हल्का है उससे दूर होगा, जो भारी है उसके नजदीक होगा। इट मेक सेंस? मेरे ख्याल से इन दो बातों से मेरा काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात बेटा आपने देख ली है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किसी भी मास से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वो मास के आ रही है। ठीक, चलिए बेटा मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे चलाता हूं। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं, छोटे छोटे आसान आसान। सुनना बेटा, मेरे पास ये कोई मास है m, ये कोई मास है 3m। दोनों मासेस के बीच में सेपरेशन मुझे दे रखा है एक बार के लिए d। और फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास कहां से लाई करेगा, सिर्फ इतना सा जवाब दे दीजिए। दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। सेंटर ऑफ मास ना तो इसके इधर होगा ना इसके इधर होगा, दोनों को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच नहीं, जो भारी है उसके नजदीक, तो 3m के नजदीक होगा। तो सेंटर ऑफ मास में यहां कहीं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां कहीं होगा। m1 से जो दूरी है मैंने उसको तो मान लिया है x1, और 3m से जो दूरी है बेटा मैंने उसको मान लिया है x2। बेटा इस x1 का कोई फॉर्मूला है क्या? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। x1 का फॉर्मूला है m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। m2 मतलब दूसरा वाला मास, दैट इज 3m इंटू डी, डी मतलब बेटा दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दैट इज बेटा मेरे ख्याल से ये तो आ गया होगा 3d/4। अगर ये वाली डिस्टेंस 3d/4 आ गई है तो ऑब्वियस बात है बेटा ये वाली डिस्टेंस d/4 आएगी। बट चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर कोई मुझसे x2 पूछेगा तो मेरे पास x2 का फॉर्मूला है m1d अपॉन m1 प्लस m2। m1 तो m ही है इंटू डी अपॉन m प्लस 3m, बेटा वो आ जाएगा 4m, दैट कम्स आउट टू बी d/4। ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई है d/4। ये है 3d/4, बेटा वो है d/4। आप कहते हैं सर मैं क्या और निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये बात आप ऑलरेडी ऐसे निकाल सकते हो कि मासेस का रेशो है 1:3, तो डिस्टेंस का रेशो, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उसका रेशो होगा 3:1। मासेस है 1:3 में तो डिस्टेंस होगी 3:1 में, तो d को तुम 3:1 के रेशो में बांट दो, तो एक तो आ जाएगा 3d/4, एक आ जाएगा d/4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चा, जैसे मैं एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास 2 मासेस हैं ऐसे, एक मास बेटा ये रहा, एक मास ये रहा, ये बेटा 9m है। ठीक है, दोनों मासेस के बीच में बेटा जो सेपरेशन है दोनों मासेस के बीच का ये जो सेपरेशन है ये आपका 50 मीटर है। ये आपका 50 मीटर का सेपरेशन है। आपको ये बताना है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा। एक मास है m, एक मास है 9m। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बता देंगे, कोई इश्यू नहीं बेटा।
सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ना तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, ना इस लाइन सेगमेंट के नीचे, ना इस लाइन सेगमेंट के लेफ्ट, ना इस लाइन सेगमेंट के राइट। ये लाई करेगा इस लाइन सेगमेंट पर, वो भी किसके नजदीक? अगर दोनों मास बराबर होते बिल्कुल बीचों बीच लाई करता, अदरवाइज हम जानते हैं कि 9m के पास होगा। वो भारी है ना, इसके पास, इसके पास होगा। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे मैं एक बार के लिए x1 कह देता हूं, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे मैं एक बार के लिए x2 कह देता हूं। x1 x2 फॉर्मूले से आ जाएंगे। x1 अगर लिखना है तो दैट इज m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन, दैट इज 50 बेटा, ये मीटर है, ठीक, ये मीटर बेटा, मेरे ख्याल से बेटा दिस कम्स आउट टू बी 45 मीटर। ये 45 मीटर, तो बेटा ऑफ कोर्स ये मेरे पास आ गया 5 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास जो बेटा वो यहां कहीं लाई करेगा। हम डायरेक्ट कर सकते थे, मासेस का रेशियो अगर 1:9 है तो सेंटर ऑफ मास का इन दोनों जो सेपरेशन है वो 9:1 के रेशियो में होगा। 50 को 9:1 के रेशियो में डिवाइड कर लो तो एक 45 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी इस बात को बड़े आराम से कह सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरे पास बड़ा एक सवाल और है, थोड़ा सा हमने जो पहले से डेफिनेशन देख रखी थी उसके बेसिस पे है। सेंटर ऑफ मास जो बेसिक डेफिनेशन देख रखी थी उसके बेसिस पे है। सुनिएगा, ये बड़ा आपके पास एक्स वाई जेड ऐसे कुछ एक्सेस वगैरह है, और आपके पास कुछ मासेस है बेटा। एक मास यहाँ कहीं है, एक मास यहाँ कहीं है, एक मास यहाँ कहीं है, एक मास बड़ा यहाँ कहीं है, एक मास यहाँ कहीं। ये बड़ा मास m1, इसकी पोजीशन r1, ये मास m2, इसकी पोजीशन r2, इसका मास m3, पोजीशन r3, ये मास m4, इसकी पोजीशन r4, ये nth पार्टिकल है, इसका मास mn, इसकी पोजीशन rn। ऐसे बड़ा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इनके सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन होती है आप पहले से जानते हो, वो फॉर्मूला हमें पहले से आता है। मेरा सवाल ये है कि प्रूव दैट summation of mass moments with respect to center of mass is null vector। सारे के सारे मास मोमेंट अगर मैं ओरिजिन की बजाय सेंटर ऑफ मास से निकालूं और उन सबको अगर मैं जोड़ूं तो नल वेक्टर आएगा। ये वाली बात प्रूव करनी है। प्रूव करने के बाद अगर याद रख लें तो और अच्छा है। चलिए बच्चों, करते हैं इस बात को। सबसे पहली बात हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, इसकी पोजीशन लेट्स से दैट इज RCO है। RCO हम लोग लिखनी आती है, ठीक। इसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल 1 की पोजीशन ये रही। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल 2 की पोजीशन ये रही। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल 3 की पोजीशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये रही। लेट्स से बड़ा दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल 3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल 4 की पोजीशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बड़ा ये रही। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल 4 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन। nth पार्टिकल की पोजीशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये रही। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल
n विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मुझे सबके मास मोमेंट ऐड करने हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, अभी करता हूं। इसका मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, m1 पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये तो फॉर्मूला होता है मास इनटू पोजीशन। पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में मास मोमेंट निकालना है। मास मोमेंट किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, प्लस मास ऑफ 2 पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ 3 पोजीशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन। मुझे सबको ऐड करना है, करते हैं। दैट इज m1 पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, हमने रिलेटिव में पढ़ भी रखा है। दैट इज पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ 2 पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ 3 पोजीशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसे लिख सकता हूं m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 ऐड किया, माइनस ये आर सी तो बड़ा कॉमन ही आ जाएगा, माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 टाइम्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अच्छे से लिखते हैं इसको, मेरे पास आ गया ये तो m1, ये तो सारे के सारे मास मोमेंट्स आ गए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, माइनस कि टोटल मास आ गया। टोटल मास को कैपिटल में लिख दूं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कोई फॉर्मूला होता है क्या, हाँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 सो ऑन डिवाइड बाय पूरा मास m1 प्लस m2 प्लस m3, बड़ा m1 प्लस m2 प्लस m3 मैंने m लिख दिया, m से m बड़ा कैंसिल हो गया, m1r1 m1r1 m2r2 m2r2 m3r3 m3r3 बीच में लगा के रखा है माइनस, इन सब का जो सम है बेटा दैट कम्स आउट टू बी नल वेक्टर, या फिर सामान्य शब्द में कहना चाहो तो दैट कम्स आउट टू बी 0। अच्छा पॉइंट है, हो सकता है कि आगे जाके कभी न कभी काम आए। आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मास मोमेंट्स का जो समेशन है वो हमेशा आपका 0 ही आएगा। Summation of all the mass moments with respect to center of mass will be always 0. Nice point to remember. आप बड़ा याद करना चाहो तो इस पॉइंट को याद कर सकते, लिख भी देता हूं बड़ा। Summation of mass moments with respect to center of mass इज ऑलवेज 0, हमेशा बड़ा क्या होगा, 0 होगा। हो सकता है कि ये वाला पॉइंट अभी इतना काम ना है, लेकिन हो सकता है कि इसका कोई मॉडिफाइड वर्जन हमारे आगे जाके काम आगे जाएगा काम, ठीक है। तो एक बार तो ठीक है, याद कर लो, बाकी आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, एक सवाल और, बेटा जी एक सवाल अच्छा सवाल है और इसका रिजल्ट तो ना अपन घोट लेंगे। मैं तो इसे एज ए सवाल ही करा रहा हूं, लेकिन हम लोग बड़ा आखिर में इसका रिजल्ट याद कर लेंगे। मेरे पास 2 मासेस हैं, एक मास m1, एक मास m2, 2 मास है बेटा इस तरह से, ठीक है। होगा कोई बेटा कहीं नहीं कि इसका सेंटर ऑफ मास। अब मैंने क्या किया कि मैंने x1 को हल्का सा डिस्प्लेस किया लेफ्ट में, मैंने m1 को हल्का सा डिस्प्लेस किया लेफ्ट में, लेट से मैंने इसको डिस्प्लेस किया x1। अब मेरा सवाल ये है कि m2 को कितना और किधर डिस्प्लेस करूं कि सेंटर ऑफ मास जो है जहां पहले था वहीं बाद में रहे। चलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, बेटा सवाल लिखिएगा, m1 is displaced
by distance x1 toward left. Stop. By how much and in which direction m2 should be displaced such that position of COM, बेटा COM मतलब सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। बेटा सवाल समझ तो आ गया ना लैंग्वेज के हिसाब से? ठीक है बेटा, करते हैं, कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, लेट्स से बेटा यहां कहीं। इसकी m1 की जो पहले वाली पोजीशन है वहां से लेट्स से बेटा सेपरेशन है कैपिटल X1, और m2 से जो सेपरेशन है बेटा लेट्स से मेरे पास वो है x2। अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो हम जानते हैं कि m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2। m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। सर x1 x2 कैपिटल X1 मुझे सवाल में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। अब m1 को इधर डिस्प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ मास अब भी वहीं पे है, तो m2 को किधर डिस्प्लेस करूं? पहली बात तो m2 को इधर की तरफ या इधर की तरफ डिस्प्लेस करने को सोचना ही मत, क्योंकि अगर तुमने m2 को इधर डिस्प्लेस कर दिया और m1 अगर यहां पर पहुंच गया तो सेंटर ऑफ मास तो दोनों को जोड़ने लाइन पर होगा, तो बड़ा फिर तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो नीचे आ जाएगा। हम तो चाहते हैं सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे। m2 को इधर डिस्प्लेस करने का सोचना मत, अगर m2 यहां पर हुआ और m1 यहां पर हुआ तो सेंटर ऑफ मास दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर यहां कहीं पहुंच जाएगा। हमें तो सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं चाहिए, तो बड़ा m2 जो है वो ऊपर नीचे जा नहीं सकता, या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे m2 को डिस्प्लेस करना पड़ेगा राइट साइड में कुछ डिस्टेंस x2। सर आपको कैसे लगा कि राइट ही भेजेंगे? मेरे को इसलिए ऐसा लगा कि सेंटर ऑफ मास वही है, अगर ये वाली दूरी बढ़ गई है तो ये वाली दूरी भी तो बढ़नी चाहिए, बिकॉज m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। अगर ये वाली दूरी बढ़ी है तो ये वाली दूरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि रिलेशन तभी भी रहेगा कि m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। अब मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास अब वहीं पे है, m1 आपका पहुंच गया है यहां पर, m2 आपका पहुंच गया है यहां पर। सेंटर ऑफ मास अगर अब भी वहीं पर है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि m1 इंटू यहां से यहां तक का सेपरेशन बेटा दैट इज x1 प्लस स्मॉल x1 शुड बी इक्वल टू, अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो लेफ्ट में आप ऐसे कह सकते हो दैट इज m2 इंटू x2 प्लस x2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सेंटर ऑफ मास से m2 के डिस्टेंस है x2 प्लस x2, सेंटर ऑफ मास से m1 की दूरी है x1 प्लस x1, और हम जानते हैं क्या रिलेशन है कि m1 इंटू दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू m2 इंटू ये वाला डिस्टेंस। और जैसे मैंने इस ब्रैकेट को हल्का सा ओपन किया, ये लो बेटा m1 x1 m2 x2 से कैंसिल हो गया इक्वेशन नंबर 1 के कारण, और मेरे पास जो रिजल्ट आ गया है उसकी वैल्यू आ गई है m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। ले बेटा x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है m1 x1 अपॉन m2। ये हमारा आंसर आ गया है। हमने m2 मास के पार्टिकल को राइट में डिस्प्लेस किया है और इतनी डिस्टेंस से रिप्लेस किया है। कितने डिस्टेंस से रिप्लेस किया है? m1 x1 अपॉन m2 डिस्टेंस। हालांकि मैं यहां पर आपको एक बात और कहूंगा कि यहां पर हमने एक बहुत ही शानदार सा रिजल्ट भी याद कर लिया है, और वो ये रिजल्ट याद रख लिया है कि अगर दो पार्टिकल है, एक जना अगर लेफ्ट जा रहा है और सेंटर ऑफ मास अगर वहीं पर है तो दूसरे को राइट जाना पड़ेगा, और दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा। कौन सा? कि m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2।
ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बेटा हम खूब सारे सवाल करेंगे और एक्सरसाइज 1 के अंदर हो सकता है कि 3 या 4 सवाल सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे होंगे। आज वाली क्लास में नहीं, शायद अगली क्लास में आएगा, बट इस फॉर्मूले पे ऐसे सवाल होंगे। उस टाइम ये मत पूछना कि सर ये कहाँ से आ गया, बेटा करा रखा है। सेंटर ऑफ मास अगर वहीं कहीं है तो एक पार्टिकल अगर लेफ्ट जाएगा तो एक पार्टिकल राइट जाएगा, और दोनों के डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये वाला रिलेशन आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बात को आप समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क था नहीं। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। अगर आपके पास बड़ा कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास बड़ा किस तरह से अपन निकालते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो देखते हैं। बहुत ही आसान सा कार्ड सुनिएगा। ये आपके पास बड़ा मैंने ओरिजिन्स ले रखे हैं, लेट्स से एक्सेसेस ले रखे हैं, और यहाँ कहीं बड़ा आपके पास कोई बॉडी है। ये बड़ा कोई बॉडी है, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक काम कीजिए बेटा, सबसे पहले आप इस बॉडी के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा मास पकड़िए। लेट्स से इस बॉडी में कोई छोटा सा मास है, लेट्स से dm। उसकी पोजीशन वेक्टर लिखिए, ठीक है। फिर वही काम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मास मल्टीप्लाइड बाय उसका पोजीशन वेक्टर, मास मल्टीप्लाइड विथ उसका पोजीशन वेक्टर। मास छोटे 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 मास लूंगा, उन सबको उनके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मास मोमेंट्स। वो सारे के सारे मास मोमेंट को मैं ऐड करूंगा, बस समेशन की जगह मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, डिवाइडेड बाय वो छोटे 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 मासेस को ऐड कर लूंगा। ध्यान से देखो तो बड़ा वही काम है। वहां पर मेरे पास फॉर्मूला हुआ करता था सिग्मा mi ri डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ mi। सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ गया, mi बड़ा मास, ये आपका मास मोमेंट का एडिशन, ये आपका मास मोमेंट का एडिशन। बस कंटिन्यूअस बॉडी है इसलिए सिग्मा की जगह मैंने इंटीग्रेशन शब्द यूज कर लिया। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि छोटा सा dm मास लूंगा, उस dm मास के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और ऐसे छोटे 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 dm मास लेते जाऊंगा, उनके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा और उन सबको जोड़ दूंगा, और जोड़ने के बाद डिवाइड कर दूंगा किससे, पूरे मास से। ये अगर देखो तो एक तरीके से पूरा मास है, नीचे अगर देखो तो ये एक तरीके से आपके पास बड़ा टोटल मास है। सर मुझे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, बेटा यही फॉर्मूला रहेगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करना, छोटा सा dm मास लेना, उसको उसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना, और ऐसे उन सबको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करते रहना, डिवाइड बाय पूरा का पूरा मास। बड़ा पूरा का पूरा मास इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन dm। इसे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, dm मास मल्टीप्लाइड बाय उस dm मास का y कोऑर्डिनेट, फिर ऑफ कोर्स उसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाय पूरा का पूरा मास। सर मुझे z कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अगर आपको z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो सबसे पहले एक छोटा सा dm मास लो, उसको उसके z कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। ऐसे छोटे छोटे dm लेते जाओ, उन सबको z कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते जाओ मतलब इंटीग्रेट करते जाओ, डिवाइड बाय पूरे के पूरे मास से कर दो डिवाइड। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू z अपॉन ऑफ कोर्स टोटल मास। टोटल मास इज ऑफ कोर्स कैपिटल M। तो मैंने कोई फंडामेंटल में कोई डिफरेंस छोड़ रखा है, वहाँ भी ये किया था, यहाँ भी ये कर रहा हूँ, बस वहाँ पर बड़ा डिस्क्रीट बॉडीज थी तो इसलिए अलग अलग ऐड करना पड़ा था। यहाँ पर कंटिन्यूस बॉडी तो मैंने इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया। इससे हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन लोग यूनिफॉर्म रॉड से, कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है। तो सवाल, सॉरी हेडिंग लिखिए बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ये लीजिए बेटा, ये आपके पास कोई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास कोई लेट से वाई एक्सिस कोई रॉड है,
वो ऐसे पढ़िए, कोई रॉड है बेटा, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। एम मास की कैपिटल एल लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म बोलने का अर्थ यह है कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है। हम डिफाइन करते हैं इसका एक लैम्डा। बेटा लैम्डा मतलब मास प्रति यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। कितना मास है बेटा इस रॉड का, m। कितनी लेंथ पर फैला हुआ है मास, ऑफ कोर्स बेटा l लेंथ पे। और लैम्डा हर जगह यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह लैम्डा की वैल्यू सेम है। मुझे इसका बेटा सेंटर ऑफ मास निकालना है। जो इसका ये वाला कोना है उसके कोऑर्डिनेट जैसे आपने देख ही लिए हैं 0,0। ये वाला जो कोना है जैसे आप देख पा रहे हैं दैट इज l,0। सर कैसे करें बेटा, बिल्कुल वैसे से आपको सिखाया था, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले एक छोटा सा डीएम मास लीजिए। सर डीएम मास कैसे लेते हैं बेटा, डीएम मास कैसे लेते हैं अगर ये आपको नहीं आता है तो अब सीख लीजिए। कैसे एलिमेंट लेते हैं, रॉड में एलिमेंट कैसे लिखते हैं अभी देखना। सबसे पहले यहां से मैं x डिस्टेंस दूर जाऊंगा, x डिस्टेंस दूर जाकर ऐसे एक छोटा सा कट लगाऊंगा। कितनी विड्थ का, छोटी सी विड्थ dx का। ये मेरा छोटा सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट का मेरे पास छोटा सा मास है dm। इस एलिमेंट के x, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है बेटा, इस एलिमेंट की आप पोजीशन बोल सकते हो कि इसकी पोजीशन है x,0। झगड़ा मत करना, ये मत बोलना कि सर इसका कोऑर्डिनेट x से लेकर x प्लस dx तक है। भाई dx है ही इतना छोटा कि x लिख दो या x प्लस dx लिख दो, एक ही बात है। तभी तो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है कि हम झगड़ा ना करें कि ये वाला मास यहां से तक फैला हुआ है। इतना छोटा है कि चाहे आप उसे x लिखो चाहे x प्लस dx लिखो, एक ही बात है। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास x,0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका मास लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखना है, कोऑर्डिनेट तो इसका लिखना बहुत आसान था। इसका मास लिखने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, मास विल बी मास प्रति यूनिट लेंथ, लैम्डा थोड़ा मास प्रति यूनिट लेंथ था, मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ तो आपके पास है dx। लैम्डा क्या है, मास प्रति यूनिट लेंथ। उसको अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस उतनी सी लेंथ का मास आ जाएगा। तो बेटा लैम्डा मुझे पहले से पता है कितना है, m/l × dx। ये इसका मास आ गया। एक तरीके से मैं और सोच सकता हूं कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि l लंबाई पर m मास फैला हुआ है, तो एक लंबाई पर मास फैला हुआ है m/l। तो dx लंबाई पर मास फैला हुआ है m/l × dx, और यही है हमारा dm। चलिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हो गया। अब मुद्दे पे आते हैं, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई फॉर्मूला है क्या मेरे बच्चे, जोर जोर से घर बैठे बैठे चिल्ला के बोल रहे हैं हाँ सर फॉर्मूला है। वो छोटा सा dm मास मल्टीप्लाइड बाय उस छोटे से dm मास का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय नीचे तो इंटीग्रेशन dm आ जाएगा। कर देंगे बेटा। dm हम निकाल चुके हैं, m/l × dx मल्टीप्लाइड बाई इस डीएम मास का x कोऑर्डिनेट। अरे भाई इस डीएम मास का x कोऑर्डिनेट तो x ही है, डिवाइड बाई नीचे इंटीग्रेशन डीएम करने की जरूरत नहीं बेटा, करना चाहो आपकी मर्जी है। अदरवाइज तुम जानते हो डीएम अगर ऐड करोगे तो रोड का तो मास आएगा, तो रोड का पूरा मास लिखिए, तो सीधे लिख दो। सर x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करें बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो x को वेरी करना पड़ेगा 0 से लेकर कैपिटल L तक, 0 से लेकर कैपिटल L तक। ये ले बेटा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया, m बाहर l बाहर, एक नीचे m बेटा पहले से था, और मेरे पास आ गया x dx। बेटा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, m से m बेटा कैंसिल, x dx का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, लिमिट लगाऊंगा तो m/l, बेटा m तो कैंसिल हो गया ना, 1/l इंटू x²/2 का बेटा लिमिट लगाऊंगा तो l²/2 माइनस 0²/2। ले बेटा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया l/2, सेंटर ऑफ मास बेटा बिल्कुल बीचों बीच आएगा।
सर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में निकाल दो, बेटा निकाल देंगे। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि मेरा छोटा सा डीएम मास मल्टीप्लाइड बाय उस डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट। अब बेटा चाहे तो डीएम मास चाहे यहां ले, 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 उसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही 0 रहेगा। डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम जानते हैं एम ही आएगा, सो दैट कम्स आउट टू बी 0। सो कुल मिलाकर मेरे पास आंसर आया है कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है बेटा दैट विल बी L/2, 0। अरे यार ये L/2, 0 तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आ गया। रॉड का यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आ गया। तो आप कह सकते हो कि दिस इज ऑफ कोर्स जियोमेट्रिकल सेंटर। जब भी आपके पास कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म हो तो आप कह सकते हो कि जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। मैं एक बार इस रिजल्ट को वापस से कंपाइल कर दूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ये कोई रॉड है m मास की l लेंथ की, अगर यूनिफॉर्म रॉड है, बेटा यूनिफॉर्म ना हुई तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास, तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा। ये डिस्टेंस आपके पास L/2, ये डिस्टेंस भी बेटा आपके पास L/2। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो बेटा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में चलाई करेगा, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। ठीक बेटा एक लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो, बेटा लिखना इफ a symmetric object have यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ समझ गया ना, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है, या हर बराबर बराबर एरिया पर बराबर बराबर मास है, या हर बराबर बराबर वॉल्यूम पर बराबर बराबर मास है, देन सेंटर ऑफ मास विल लाई एट जियोमेट्रिकल सेंटर। जो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है बड़ा वही आपका सेंटर ऑफ मास। सर क्या कहना चाहते हो बड़ा देखना, जैसे एक नोट होता हूं। जैसे बड़ा आपके पास ये कोई यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? अरे भाई इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो जो इसका सेंटर है बड़ा वही इसका सेंटर ऑफ मास है। हाँ बेटा मान लो कि आपके पास ये कोई यूनिफॉर्म डिस्क है, आपके पास बड़ा ये कोई यूनिफॉर्म डिस्क है, तो इस यूनिफॉर्म डिस्क के लिए आप कह सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो बड़ा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, तो यही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। सिंपल, कुछ नहीं इसमें। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसे बड़ा कोई रेक्टेंगल है, ये बड़ा कोई रेक्टेंगल है, कोई यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा बड़ा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन सा होगा बेटा? जो डायगोनल्स है
उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और क्या होगा। ये लीजिए बेटा, ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास। क्यूब हो जाए, क्यूबॉइड हो जाए, सब में बेटा एग्जैक्टली यही वाली बात है। कोई अलग से मेरे पास ऐसे कोई बोलने वाली बात इसमें है नहीं यार, ठीक है, तुम समझ तो गए इस बात को। ठीक, जैसे मैं कह दूं कि ये आपके पास कोई बेटा यूनिफॉर्म सिलेंडर है, होलो हो सॉलिड हो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म सिलेंडर है। अगर आपके पास ये लेंथ है L और रेडियस है R, तो आप कह सकते हो कि एक्सिस पर ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा। ये डिस्टेंस आपके पास L/2 बेटा, ये डिस्टेंस आपके पास L/2, सिंपल। अगर आपके पास बेटा कोई इस तरह की लेट से बेटा कोई ट्रायंगुलर प्लेट है इस तरह से, ठीक है ना, ये कोई आपके पास ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बेटा हम मानते हैं सेंट्रॉइड। तो जो इसका सेंट्रॉइड है वही बेटा उसका सेंटर ऑफ मास है। होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बेटा? बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेटा वो आपका सेंटर ऑफ मास है। अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से सिमेट्रिक हो, या फिर बेटा दूसरे शब्दों में कहूं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है बेटा, आई रियली होप सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात बेटा आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग। ये है इंपॉर्टेंट बेटा। फुल रिंग का तो सेंटर ऑफ मास पता ही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, वो निकालते हैं अपन। बाकी तो अपन समझ गए कि हाँ कोई इतना टफ काम है नहीं, ये निकालते। ये बेटा आपके पास लेट से एक्स एक्सिस, ये बेटा लेट से आपके पास कोई वाई एक्सिस, और ये आपके पास कोई यूनिफॉर्म रिंग है, एम मास की आर रेडियस की यूनिफॉर्म रिंग है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पे है। ठीक है, अगर मान लो पूरी रिंग होती तो उसका सेंटर ओरिजिन पे होता, ये वाली बात है बेटा। ठीक, तो ऐसे मैं कहने के लिए कह सकता हूं इसका रेडियस जो है बेटा वो ऐसे आर है, रेडियस बेटा इसका आर है। सारा का सारा जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो एम मास है ये सारा का सारा लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। इस तरह के अगर आपके पास सर्कल पर अगर मास या चार्ज अगर पड़ा हो तो एलिमेंट्स कैसे चूज करते हैं अभी सीखिए और हमेशा काम आएगा आपके। ठीक है बेटा, लेंथ में तो पता लग गया, एक्स डिस्टेंस पे गए, फिर कट लगाया, फिर एक्स प्लस डी एक्स पे लगाया, एक कट लगाया तो डी एक्स थिकनेस का एक हमारे पास कट आ गया था। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे बेटा वो सोचते हैं। ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ऐसे एक्स एक्सिस से एंगल थीटा दूर जाओगे और एक कट लगाओगे, फिर थीटा प्लस डी थीटा पर जाकर एक कट और लगाओगे, तो ये मेरे पास एक छोटा सा एंगल आ गया डी थीटा, और ये आ गया है मेरा वो एलिमेंट जिसको मैं स्टडी करने वाला हूं। इस एलिमेंट की थिकनेस आप कह सकते हो कि सर आपने में सिखा रखी है कि रेडियस अगर आर है और अगर ये वाला एंगल डी थीटा है तो आर्क की जो लंबाई होती है वो आती है आर इंटू ये वाला एंगल डी थीटा। इस एलिमेंट का बड़ा कोई छोटा मोटा मास होगा वो भी देख लेंगे। एक बात है बेटा, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका मास और इस छोटे से एलिमेंट की पोजीशन। पोजीशन देखना बेटा,
नॉट दैट टफ। ये अगर r है तो ये डिस्टेंस मेरे पास आएगी r cos थीटा, और ये डिस्टेंस मेरे पास मतलब y कोऑर्डिनेट मेरे पास आएगा r sin थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट की मैं पोजीशन बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज r cos थीटा कोमा r sin थीटा। फेयर इनफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है? मास। सोचता हूं मास फैला हुआ है लेंथ पर और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं लैम्डा डिफाइन कर सकता हूं। लैम्डा इज मास प्रति यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर टोटल लेंथ तो पाई आर है। सेमी सर्कल है ना, हाफ रिंग है ना, तो पाई आर है। सर इतने से एलिमेंट के पास मास कितना होगा? इतने से एलिमेंट के पास मास होगा मास प्रति यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इस एलिमेंट की लेंथ। अरे भाई इस एलिमेंट की लेंथ तो छोटी सी है, कितनी है? आर डी थीटा। बड़ा लैम्डा हम निकाल चुके हैं, m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। बड़ा आर से आर कैंसिल, मेरे पास आ गया m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। इस बात को हम एक तरीके से यूनिटरी मेथड से और सोच सकते थे। कैसे? कि पूरे एंगल पाई पर m मास फैला हुआ है, तो ऑफ कोर्स 1 रेडियन पर मास फैला होगा m अपॉन पाई। तो छोटे से d थीटा के एंगल पर मास ऑब्वियसली फैला होगा m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। और इधर छोटे से एंगल पर जो मास फैला हुआ है उसी को तो हमने क्या बोल रखा है? dm। समझ गए बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मेरे दोनों हो चुकी है। मेरा dm भी आ चुका है और वो जो dm मास है उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं। इस dm मास का ये x कोऑर्डिनेट है और ये मेरे dm मास का y कोऑर्डिनेट है। सब हो चुका मेरे से। अब तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। लगाते हैं, मैथमेटिक्स भी लगाते हैं। बेटा बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर छोटा सा dm मास मल्टीप्लाइड बाय उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय छोटा सा dm मास। ऊपर वाले को भी इंटीग्रेट कर देंगे, नीचे वाले को भी। बेटा छोटा सा dm मास हम निकाल चुके हैं m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। छोटे से dm मास का x कोऑर्डिनेट हमने देख ही लिया कि दैट इज r cos थीटा डिवाइड बाय छोटा सा dm का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं बेटा। भाई नीचे dm अगर तुम ऐड करोगे भी, अगर बेटा तुम dm तुम ऐड करोगे तो भी m ही आएगा। पूरी रिंग का तो मास आएगा, मतलब हाफ रिंग का तो मास आएगा। ठीक है, तो नीचे वाले को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। करना चाहो तो कर सकते बेटा, वापस से dm को यहाँ लिख दो और क्या। थीटा को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ? तो आप बोलो कैसे थीटा को वेरी करना पड़ेगा। सबसे पहला वाला एलिमेंट तो मुझे यहाँ चूज करना है, फिर यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आना है, तो 0 से पाई। चलिए बच्चों, तो मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर पाई। जो कोई कांस्टेंट है बाहर आ जाओ, m आ गया, r आ गया, पाई आ गया। एक m बेटा पहले से है, अंदर मेरे पास आ गया cos थीटा डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक। m से m कैंसिल, r अपॉन पाई इज ओके। cos थीटा का इंटीग्रेशन मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। तो मेरे पास आंसर आ गया r बाई पाई। बेटा एक बार थीटा को पाई रखना, तो साइन पाई माइनस साइन 0। अरे मेरे प्यारे बच्चों साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 भी आजकल 0 ही होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। अरे यार एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 आ गया। अरे भाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ गया, ये बात सुनकर कोई बुरा तो लगना नहीं चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ गया, इसका मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा। करना भी चाहिए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट हमारी जो रिंग है वो सिमेट्रिक है, जैसी लेफ्ट है वैसी राइट है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन वाई एक्सिस। अच्छा पॉइंट है बेटा, अच्छा पॉइंट। चलिए बेटा, COM विल लाई ऑन वाई एक्सिस। आगे चलो, मुझे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। हाँ ये हुई ना बात इंपॉर्टेंट। छोटा सा dm मास मल्टीप्लाइड बाई उसका y कोऑर्डिनेट है। वो जो छोटा सा dm मास है उसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा? m अपॉन पाई इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई उसका y कोऑर्डिनेट। बेटा छोटे से dm मास का तूने y कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? r साइन थीटा।
वाई कोऑर्डिनेट इज ऑफ कोर्स आर साइन थीटा। नीचे बेटा ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन डीएम, और नीचे बेटा इंटीग्रेशन डीएम तो लिखो इंटीग्रेशन डीएम। डीएम बेटा क्या है, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, पूरी बेटा हमारी हाफ रिंग कवर करनी है, तो इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। नीचे वाला इंटीग्रेशन ना करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वो तो एम ही आएगा। चल बेटा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एम बाहर, आर बाहर, पाई बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, वेयर थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई। यहां पर बेटा मेरे पास m अपॉन पाई बाहर, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। बन गया अपना काम। m ठीक है, r ठीक है, पाई ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक बेटा, 0 से पाई तक, डिवाइड बाई m अपॉन पाई, तो बेटा ठीक है। डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। So y coordinate of center of mass comes out to be mr upon pi। थीटा को पहले पाई रखो, तो माइनस कॉस पाई, माइनस, अब लोअर लिमिट, माइनस कॉस 0। बेटा मेरे पास आ गया नीचे m अपॉन पाई। थीटा को एक बार पाई रखना, अब थीटा को बेटा 0 रखना। बेटा ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। नीचे तो बेटा जो इंटीग्रेशन था वो तो m आना ही था, हमने इस बार तो डायरेक्ट लिखा था, इस बार इंटीग्रेट कर दिया, वो तो बड़ा m आना ही था। और ये वाला m और ये वाला m आपका बेटा क्या हो गया, कैंसिल। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी r अपॉन पाई। cos पाई इज -1, माइनस ऑफ -1 इज 1, माइनस माइनस प्लस cos 0 is again comes out to be 1, तो 1 plus 1 that comes out to be 2r upon pi। ये कैलकुलेशन बेटा वापस से करना चाहो कर लेना, मैंने तो कर दी बेटा अच्छे से, ठीक है। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कम्स आउट टू बी 2r upon pi। कुल मिलाकर जो रिजल्ट आया है बेटा मैं एक बार में कंपाइल करना चाहता हूं। अगर आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अगर आपके पास इस तरह से कोई यूनिफॉर्म अगर हाफ रिंग है, अगर आपके पास इस तरह से कोई यूनिफॉर्म हाफ रिंग है r रेडियस की, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस तरह से यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। x कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट आपका 2r अपॉन पाई होगा। और ये डिस्टेंस मैं बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2r अपॉन पाई। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहाँ से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर आपका सेंटर ऑफ मास है। इस लाइन पर तो सेंटर ऑफ मास लाई करना ही था, क्योंकि इस लाइन के अबाउट ये और ये, इधर वाला एक तरह से क्वार्टरिंग और इधर वाला जो क्वार्टरिंग है वो एक तरह से एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ पर मिरर मान लूँगा तो जैसा लेफ्ट में बड़ा वैसा राइट में, तो इस लाइन के अबाउट हाफ रिंग is placed symmetric about this line, so center of mass will lie on this line। अच्छा रिजल्ट है बेटा, समझिए बेटा, रिजल्ट है और याद रखने लायक रिजल्ट है। तो अगर आपके पास इस तरह से हाफ रिंग हो तो आप कह सकते हैं सेंटर मास यहाँ पर 2r बाई पाई 2r बाई पाई पर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मैं इसे एज ए सवाल कर रहा हूँ, हालांकि स्टैंडर्ड सवाल है। यही वाला सवाल बेटा इस साल जेईई मेन के अंदर पूछा भी था। हमें उस सवाल को करने के लिए पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना, बच्चों को याद रहता है, लेकिन ये बेटा पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं ठीक है बेटा वैसे पूछ रहा हूँ। मैं ये वाला सवाल एग्जैक्टली ऐसे कैसे बेटा इस साल जेईई मेन के अंदर पूछा था। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं भले ही निकाल रहा हूँ लेकिन बेटा ठीक है आप लोग याद रख सकते हो। आपके पास बेटा एक यूनिफॉर्म क्वार्टर रिंग है, ऐसे आर रेडियस की क्वार्टर रिंग है, आर रेडियस की यूनिफॉर्म क्वार्टर रिंग है। एम मास है, सारा का सारा मास बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बड़ा ऑफ कोर्स आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
मेरा सवाल आपसे ये कि फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बड़ा बिल्कुल, हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बच्चों करते हैं। हमें इस तरह के सवाल में बेसिक बातें तो पहले से पता ही है। सबसे पहली बात, यहाँ पर m मास जो है वो फैला हुआ है कितनी लेंथ पे, π/2 इंटू आर। ये तो बड़ा क्वार्टर रिंग है ना भाई, पूरा सर्कल होता तो बड़ा 2πr, हाफ होता तो πr, बड़ा ये लेंथ कितनी है π/2r। तो π/2r पर ये फैला हुआ है। हम लैम्डा बोल सकते हैं कि मास प्रति यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ है बेटा, πr/2। ये लैम्डा है एक तरीके से। कैसे एलिमेंट चूज करना है पता है, कैसे कैलकुलेशन करना है हमें पता है, मोस्टली में आइडिया है। सबसे पहले आप बेटा एंगल थीटा जाइए और एक कट लगाइए, फिर आप एंगल थीटा प्लस डी थीटा चाहिए और एक कट और लगाइए। ये छोटा सा एंगल आया मेरे पास डी थीटा। ये हमारे पास एक छोटी सी थिकनेस आई है आर डी थीटा। ये है हमारा एलिमेंट। इस एलिमेंट की पोजीशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मास बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन के लिए मैं कहूँगा कि देख बेटा ऐसा है कि ये लेंथ तो तेरी आ गई है आर कॉस थीटा, तो इस छोटे से एलिमेंट की एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गई आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट तेरे पास आ गई है आर साइन थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात सिर्फ और सिर्फ बची कि मास कितना होगा। इसका छोटा सा मास डीएम मैं बोल सकता हूं लैम्डा, लैम्डा मानी मास प्रति यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ, मास प्रति यूनिट लेंथ इनटू इसकी छोटी सी लेंथ। इसकी छोटी सी लेंथ मैडम बता चुका हूं, दैट इज आर डी थीटा, दैट इज 2m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर बड़ा कैंसिल, दैट इज 2m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये इसका छोटा सा मास आ गया। अब तो बस फॉर्मेलिटीज बची है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पटकनी है, हमारे आंसर निकालना है। हम कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मास dm मल्टीप्लाइड बाई उस dm मास का x कोऑर्डिनेट। अरे भाई dm मास का x कोऑर्डिनेट तो है r cos थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। अरे यार इंटीग्रेशन dm बार बार करता रहूंगा कि मुझे पता है इंटीग्रेशन dm तो dm अगर ऐड करोगे तो पूरा मास ही तो आएगा। थीटा को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, बच्चे जोर से बोलेंगे सर 0 से पाई। अरे बेटा 0 से पाई नहीं, सॉरी 0 से π/2, सिर्फ यहाँ से यहीं जाना है। तो आप बोलोगे सर 0 से π/2, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो बेटा। 2 बाहर, m बाहर, r बाहर, पाई बाहर, नीचे m तो आ चुका है। cos थीटा का इंटीग्रेशन है, cos थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। बेटा आसान सा इंटीग्रेशन है। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, sin π/2 होता है 1, sin 0 होता है 0, तो 1 - 0 1 बच जाएगा। तो मैं एक स्टेप उड़ा दूं, सीधा लिख दूं कि x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया है 2r/π। चलेगा ना। सर y कोऑर्डिनेट भी निकालो, सर y कोऑर्डिनेट भी निकालो, बिल्कुल निकालूंगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी छोटा सा मास dm, फॉर्मूला ही है छोटा सा मास dm की वैल्यू कितनी बेटा 2m अपॉन पाई इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई उस छोटे से मास का y कोऑर्डिनेट। अरे भाई छोटे से मास का y कोऑर्डिनेट तो आपका r साइन थीटा है, तो इसको r साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। अरे भैया इंटीग्रेशन dm वापस से करने की जरूरत नहीं है। m बड़ा कांस्टेंट है, बाहर आएगा कैंसिल हो जाएगा। अगेन बड़ा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2। बड़ा देखना 2 बाहर, r बाहर, पाई बाहर, सिर्फ और सिर्फ बच गया है cos थीटा डी थीटा। बड़ा वो भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। बड़ा मैं फिर से एक स्टेप उड़ा रहा हूँ। cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन थीटा। एक बार सॉरी बेटा cos थीटा, बेटा cos थीटा बेटा यहाँ साइन थीटा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा। एक बार π/2 पुट करना, एक बार बेटा 0 पुट करना। cos π/2 तो 0 आएगा बेटा, cos 0 आपका 1 आएगा। अगेन बेटा दिस कम्स आउट टू बी 2r/π।
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 2r/π आ गए। आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू विल बी 2r/π, 2r/π। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बेटा हमारे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। मैं एक बार हल्का सा बेटा इसको वापस से कंपाइल करना चाहता हूँ। अगर आपके पास बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस तरह से क्वार्टर अगर आपके पास रिंग है, तो सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा 2r/π, 2r/π। आपको बार बार बेटा निकालना नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस रिजल्ट पर सवाल पूछा है इस साल जेईई में, यही पूछा है, सेम पूछा। ये आपके पास बेटा पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा, ये 2r/π, 2r/π जो है ना, ये लाई कर रही है इस स्ट्रेट लाइन पर। इस स्ट्रेट लाइन को मैं लिख सकता हूँ y = x, y = x। और इस स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं मिरर रख दूं तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी इमेज है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि y = x स्ट्रेट लाइन जो है इसके अबाउट ये आपकी क्वार्टरिंग सिमेट्रिक है। और अगर क्वार्टरिंग अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाई करना चाहिए, कर भी रहा है। सिमेट्रिक तो है, इसके जैसा लेफ्ट में बेटा वैसे राइट में है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाई करना चाहिए, कर भी रहा है। अब ये तो बेटा बात हुई इस साल जो सवाल पूछा गया उसकी। मान लो कहीं बेटा IIT JEE एडवांस के अंदर कोई ऐसी रिंग दे दी जिसने एंगल बना लिया है ऐसे 120 का, और फिर पूछा बताओ सेंटर मास कहाँ पर होगा, बता देना क्या दिक्कत है बेटा। सिर्फ और सिर्फ आपकी यही तो चेंज होगा कि जो लेंथ है बेटा वो π/2 × r नहीं होगा, कुछ और होगा, वो लिख देना। लिमिट जो आपने 0 से 90 डिग्री लगाई बेटा वो 0 से 120 डिग्री लगेगी। अगर मान लो कल को बेटा ऐसी रिंग हुई जो 150 डिग्री की हुई, ऐसी रिंग हुई जो सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्री की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस रिंग की लेंथ तो चेंज होगी और ये जो लिमिट 0 से 90 लिखी है बेटा 0 से 150 लिख दोगे, तब भी बेटा हम सारे सवाल कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, लेकिन उन सवालों को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए मैंने आपको सारी बातें सिखा रखी हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा आपको। अगर मान लीजिए कि कल को आपके पास कोई इस तरह की रिंग हुई, पहला वाला पॉइंट ये, आखिरी वाला पॉइंट ये, और ये वाला एंगल 60 डिग्री, तब भी आप बता दो कि इसका सेंटर मास कहाँ पर आएगा। बस लिमिट चेंज करनी है 0 से 90 या 0 से लेके 60 तक। और ऑफ कोर्स बड़ा इसकी लेंथ जो है वो भी आपको वापस से लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा ना, ये एंगल 30, ये एंगल 30, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। अगर मान लो कल को आपके पास कोई इस तरह की रिंग दे रखी है, ऐसे 150 डिग्री, फिर मुझसे पूछा तो सेंटर मास क्या होगा, बड़ा वापस से जैसे डेरिवेशन की थी वैसे कर लेंगे। लेकिन एक बात तय है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सिमेट्रिक एक्सिस पे लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। ये टोटल एंगल अगर 150 है तो 75 डिग्री, ये 75 डिग्री सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ कहीं लाई करेगा। समझ गए बेटा इस बात को आप? ठीक है, हम निकालना चाहिए निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो निकालेंगे वो रिजल्ट नहीं, वो सवाल है। और सवाल कैसे करते हैं मैंने आपको सारा सिखा रखा है, चाहे क्वार्टर रिंग हो, चाहे हाफ रिंग हो, चाहे कोई और रिंग हो, बड़ा सारी कहानी तो हमारी कैलकुलेशन वाली तो सेम ही रहेगी। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।